हेलो फ्रेंड्स, एम्पावरिंग सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ पर्यावरण का वीडियो। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, पूरी डेफिनेशन पारिस्थितिकी तंत्र की दे दी है। इसमें ये गलत है आंसर सी कि ये एक बंद तंत्र होता है, ये गलत बात है। ये एक खुला तंत्र होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक समपारिस्थितिकी के लिए सही है। तो समपारिस्थितिकी के लिए सही है, यह जैव समुदायों को जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन टाइप की है, इसको आप याद कर लीजिए। रिपीट करके ऐसे ही बार बार पूछ सकता है। 1999 में पूछा, अब 2020-21 में भी पूछ सकता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? जीव और वातावरण का। तो एक बार पारिस्थितिकी तंत्र को फिर समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों, उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इसकी संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है। नंबर 1 ऊर्जा संगठन, नंबर 2 जैविक संगठक, नंबर 3 अजैविक या भौतिक संगठक। उसके बाद स्थल, जल और वायु, जो पहले हमने एक चार्ट में बताया था, ये वही चीज जो है लिखी हुई है। आप लोग इस चार्ट को बहुत ढंग से बार बार करके याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब जो चार्ट बताए हैं उन्हीं से ही सारे प्रश्न आएंगे। अब देखिए कितनी आसानी से डिस्कस हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आपने चार्ट देख लिया है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आर श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपण करता है। बिल्कुल करता है, और ये प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य होता है। सही बात है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। नहीं, ये बात गलत है। अब घटकों को मृतपोषी कहा जाता है। सही है। अब आगे आते हैं, इसको हम और आगे चार्ट आएगा तब समझ लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे जो है उत्पादक घटक होते हैं। इसको भी चार्ट में देख लिया है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है। मानव क्या है? मानव है प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और अगर इसमें सर्वाहारी आ जाता तो सर्वाहारी भी आ जाता, इसमें आंसर उसका वो भी सही हो जाता, क्योंकि मानव सर्वाहारी भी है और प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। तो इस फूड चेन को समझते रहना है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। किसको होता है? सर्वाहारी को। सर्वाहारी कौन है? मानव। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसको जो है चुनिए। तो चींटी और हिरन ये प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि चींटी बेसिक चीजों को खाती है और हिरन भी घास को ही खाते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और पौधे क्या हुए? ये प्रथम उत्पादक हो गए। तो पहला और दूसरा सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में कौन सा घटक जैव और अजैव जगतों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? ये है वियोजक या डिकम्पोजर। इनको याद रखिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं चार्ट में। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रता के आकलन के आधार पर श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित के अनुक्रम में बढ़ता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये रिपीट भी हो सकता है और आया भी है कई बार। इसको देखिए, इसका आंसर है पहले जलपादप में, फिर घोंघा में, फिर मछली में, फिर पक्षी में। इसके प्रश्न का पूछने का मतलब है, यहाँ फिर देख लीजिए कि जो डीडीटी की सांद्रता है उसकी वजह का जो है प्रदूषण स्तर पे कैसे बढ़ता है। तो आपने पढ़ा होगा कि गिद्ध जो है भारत से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि डीडीटी पहले पौधों में छिड़का गया, पौधों से जो है कीड़ों ने खाया, कीड़ों को उन बड़े जानवरों ने खाया और अंतिम रूप में गिद्ध ने खाया। तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ गया? गिद्धों के पास। इसलिए डीडीटी को बंद कर दिया गया और गिद्ध जो है विलुप्त हो गए हैं। तो इस सिस्टम को या क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही ही पढ़ देते हैं, बाकी सब आपको मालूम है।
जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसको आपको याद करना है और ये इसको हम पिछले चार्ट में दिखा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। अब ये देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी की बात, इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तत्व यानी कि एलिमेंट होता है, चक्रण यानी कि साइकिल को कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी कहाँ का मामला है, पृथ्वी का यानी कि भू। तत्व कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र, ये इसका सही आंसर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें है, ऑक्सीजन की चक्र में, हम लोग पहले देख चुके हैं। अब देखिए, पारिस्थितिकी ऊर्जा में ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। इसको भी चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आगे फिर एक बार देख लेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो करता है क्लोरेला। क्लोरेला एक तरीके से जो है वनस्पति है वो, तो इसको आप क्लोरेला को ऐसे ही याद कर दीजिए, आगे हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, तो चींटी, विषाणु, कुकुरमुत्ता, ये सब मरेंगे तो इनका सब में जो है कार्बन होता है और इनसे ही जीवाश्म बनते हैं और फॉसिल बनते हैं, जबकि रबड़ के पौधे में नहीं बनता है। तो आंसर इसका होगा आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, तो अधिकतम जहाँ जैविक पदार्थ होंगे वो होगा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। जो तिकोनी कलर का जो है हमने चार्ट दिखाया था, उसी में ही आप दोबारा जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं, आगे यही है, पारिस्थितिकी तंत्र को एक बार डिफाइन कर दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 चीजें हैं, स्थल है, जल है और मानवीकृत है। स्थल में वन आता है, घास के स्थल आते हैं और मरुस्थल आता है, जबकि जल में अलवड़ी और लवड़ी जल होते हैं। लवड़ी में तालाब जो है, अलवड़ी में तालाब, झील, झरना है। लवड़ झील ज्वारमदमुख और समुद्र लवड़ी जल का उदाहरण है। मानवीय पहलू में कृषि, खेत और खलियान आते हैं और एक्वेरियम, अंतरिक्ष आदि आते हैं। अब एक बार देखिए, ये हम पूरा नीचे पढ़ चुके हैं, आप इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये है पूरा सिस्टम जो है पर्यावरण और उनके अंतर्गत कैसे इंटरेक्शन होता है। इस चार्ट को देख लीजिए, याद कर लीजिए कि स्थल मंडल में कौन सा आता है, पर्वत, मैदान, मरुस्थल। जैव मंडल में बायोस्फीयर में क्या आता है, पौधे और जंतु। और जल मंडल, इन दोनों में स्थल मंडल और जीव मंडल दोनों में आता है। वायुमंडल में स्थल मंडल और जीव मंडल दोनों आते हैं। स्थल मंडल में और जल मंडल में हिमनद, झील और नदी और सागर सब आते हैं। मोटे तौर पे क्या है कि पर्यावरण जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, एक अविभाज्य समष्टि है जिसमें जैविक अजैविक दोनों तत्व आते हैं और पारस्परिक रूप से क्रियाशील करते हैं, तब इस सिस्टम की रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक या कंपोनेंट हैं, भौतिक या अजैविक, जिसमें स्थल, वायु और जल शामिल हैं। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ऊर्जा घटक में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ऊपर एक बायोम, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यदि एक प्रदेश के जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो आंसर ए हो जाएगा। इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बाकी सब ऑड मैन आउट से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्र फैला है, सामुद्रिक, ये आप देख चुके हैं। आगे आते हैं, बायोम का अर्थ है या पारिस्थितिकी तंत्र, ऊपर चार्ट हमने बता दिया है, बायोम के बारे में बता दिया है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। बायोम 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम, और इसकी परिभाषा भी बता चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की एक क्षेत्रीय इकाई है। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट नेस ने दिया था। इसको याद कर लीजिए, बार बार रिपीट किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसको दिया जाता है, एजी टांसले को दिया जाता है। पारिस्थितिकी निकेट
या पारिस्थितिकी आला की संकल्पना को किसने दिया था? तो इसको दिया था ग्रीनिल्स ने। इसको आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए आज यहीं तक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।